2 अंक के प्रश्न 12th बायोलॉजी जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है उनमें से देखते हैं। पहला प्रश्न है, अनउन्मूलीय पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए एवं महत्व लिखिए। तो ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं वे अनउन्मूलीय पुष्प कहलाते हैं, जैसे है कोमेलाइना। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मीलीय परागणी पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर उन्मील परागणी पुष्प सामान्य पुष्पों की तरह हैं, जिनमें परागकोश व वर्तिकान अनावृत होते हैं, अर्थात खुले हुए होते हैं। परागकोश भी खुला होता है और वर्तिकान भी खुला होता है, वर्तिकाग्र भी खुला होता है, उन्हें उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं। अब इसी का उल्टा है, अनुन्मीली में परागकणी पुष्प कभी नहीं खिलने वाले पुष्प हैं, क्योंकि परागकोश और वर्तिकाग्र अनावृत नहीं हो पाते हैं, कभी खुलते नहीं हैं। स्पष्ट है, इसमें पर परागण संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे परागकण तो इसके अंदर आ ही नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोभिद का विकास होता है। तो नर युग्मकोभिद का विकास पुंकेसर के परागकोश में परागकण के रूप में होता है तथा मादा युग्मकोभिद का विकास स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड के अंदर भ्रूण कोश के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? क्या एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले, मतलब पराग न निकले उसके पहले, पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन को विपुंसन कहा जाता है। तो हम पराग कोश से जो है पराग को निकाल लेते हैं, उसको हटा देते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। इससे वर्तिकान को अवांछित परागों से बचाया जा सकता है। यह तकनीक बढ़िया किस्म के पादप प्राप्त करने के लिए की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है, बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना कौन सी तकनीकी है, क्या है, इसको समझते हैं। तो बैगिंग की प्रक्रिया में मादा जनक के रूप में लिए गए पुष्प को विपुंसन के बाद पहले पुष्प का विपुंसन करते हैं, अर्थात उससे पराग कोश को हटा लेते हैं। उसके बाद बटर पेपर से बनी एक थैली द्वारा उसे क्या करते हैं? बांध देते हैं। यह थैली ग्राह्य वर्तकाग्र को किसी अवांछित परागकण से पारगित नहीं होने देती, तो कोई दूसरा परागकण इसमें नहीं आ सकता है। फिर वर्तिकान को वांछित परागकण से परागित करने के बाद थैली को पुनः बांध दिया जाता है। तो पहले हम विपुंसन करेंगे, विपुंसन के बाद उसमें थैली लगा देंगे। जब वर्तिकाग्र तैयार हो जाएगा तो वांछित परागकण उस थैली में उसके अंदर हम परागित करा देंगे और पुनः थैली बांध देते हैं ताकि दूसरा परागण न हो। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। बैगिंग चयनित पादप प्रजनन कार्यक्रम की सफलता हेतु आवश्यक है। जिस तरह का हमको पौधा चाहिए उसके अनुसार हम इसे संकरण पौधा तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, परख नली शिशु कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो स्त्रियां जब गर्भ धारण करने योग्य नहीं होती हैं उस स्थिति में परख नली शिशु तकनीक का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु निकालकर परख नली में शुक्राणु द्वारा निषेचन कराते हैं। निषेचित अंडाणु विदलन क्रिया द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस 32 कोशिकीय भ्रूण का रोपण स्त्रियों के गर्भाशय में कर दिया जाता है, जहां पर इसका पूरा विकास होता है और शिशु बनता है। इसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी को समझाइए। तो ट्यूबेक्टॉमी समझते हैं। इसमें स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है। इस क्रिया को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं, जिसमें हमको बताना है वैसेक्टॉमी। इसमें पुरुष की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है।
जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते हैं। यह क्रिया वैसेक्टॉमी कहलाती है। ये दोनों तकनीकें परिवार नियोजन के काम में आती हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न है, एमनियोसिंटेसिस क्या है? एमनियोसिंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीकी है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है और इसमें उपस्थित फोएटस कोशिका का संवर्धन किया जाता है। फिर इसके बाद इसका गुणसूत्री परीक्षण करके निम्न बातों का पता लगाया जाता है। क्या पता लगाया जाता है? गुणसूत्री असामान्यता तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम हो, एडवर्ड सिंड्रोम हो, और दूसरे नाम भी दे सकते हो जो गुणसूत्र के कारण होते हैं। दूसरा, उपपचीय अनियमितताएं जैसे पीक्यू, क्रिटेनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, इस तरह की बीमारियां तो नहीं है। लिंग भ्रूण के परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि लिंग संलग्न रोग पुरुषों में होते हैं, स्त्रियों में नहीं होते? मनुष्यों में लिंग संलग्न गुण जैसे रंग वर्णांधता, हीमोफीलिया, मायोपिया, गंजापन, हाइपरट्राइकोसिस, बाह्यकर्ण में बालों का उगना इसको बोलते हैं, आदि के जीन वाई गुणसूत्र पर होते हैं तथा वाई गुणसूत्र का स्थानांतरण पिता द्वारा ही होता है पुत्र में। यही कारण है कि वाई गुणसूत्र संलग्न लक्षण केवल पुरुषों में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि पुरुष में ही केवल वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाली संतान की वर्णांधता की वंशागति का चित्र बनाइए। तो आप इस तरह से भी चित्र बना सकते हैं, जैसे सामान्य स्त्री है तो यहाँ एक्स है और यहाँ भी क्या है, एक्स है। इस तरह से वर्णांध पुरुष है तो वर्णांध पुरुष के उसमें सी, और ये जो छोटा वाला बना है तो इसको वाई भी लिख सकते हैं ना, इसी तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये एक्स है, एक्स वाला किससे मिला, ये वाई वाले से मिला, तो ये बना एक्स वाई। तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई बना तो ये सामान्य लड़का हुआ। फिर दूसरा भी देख लेते हैं कि यहाँ भी ये एक्स वाला गया और ये किससे मिला, वाई वाले से मिला, तो यहाँ भी क्या बनेगा, एक्स वाई। माने ये लड़के कितने हो गए, सामान्य हो गए। दूसरी कंडीशन हो गई कि वर्णांध पुरुष है। अब ये जो है वर्णांध पुरुष जब एक्स से मिलेगा ये इधर, तो यहाँ पर एक एक्स सी वाहक लड़की होगी। वाहक तब होता है जब एक में एक्स रहे और दूसरे में जो होता है केवल जीन उपस्थित होता है, रोग वाला जीन। इसके बाद इसी तरह से ये दूसरा एक्स है और फिर ये इससे भी सी मिला, तो ये क्या हो गया, एक्स सी हो गया। तो ये वाहक लड़कियां हो गई और सामान्य लड़के हो गए। और एक क्रॉस का जो मान होता है 25% होता है, तो ये 25 और ये 25, माने 50% वाहक लड़कियां और 50% समान लड़के की संभावना बनती है। यदि आप इस तरह का चित्र नहीं बनाते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए सरल सा है ये, एक्स एक्स यदि मैं बना दिया तो ये कहला गया सामान्य स्त्री। अब वर्णांध पुरुष का मैं बता देता हूँ कि मान के चलते हैं एक्स है और इसको मैं सी लिख दिया, क्योंकि वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, तो वो सी हो गया। और दूसरा हिस्सा क्या है, वाई है। अब जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो इधर से एक्स इधर से एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स और क्या हो गया, एक्स सी। इसी तरह से जब इससे कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स और साथ में हो जाएगा क्या, एक्स सी। इससे कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स और ये आ गया वाई। फिर इधर से यहाँ पर ऊपर से एक्स ले लेंगे और इस लाइन से क्या ले लेंगे, वाई। तो इस तरह से जिसमें वाई हो लड़के बनते हैं। तो ये 50% जो है सामान्य लड़के, इसमें सी नहीं आया, और 50% वाहक लड़कियाँ हो सकती हैं। तो इस तरह से हमको इसका चित्र बनाना है और चित्र बना करके इसी चीज़ को लिख देना है। सामान्य स्त्री तथा वर्णांध पुरुष में उत्पन्न संतानों में सभी पुत्रियाँ वाहक और सभी पुत्र सामान्य पैदा होंगे, अर्थात 50% जो है संतानें लड़कियां वाहक होंगी और 50% जो होंगी वो सामान्य होंगी। यहाँ 50% लड़के सामान्य होंगे, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो चित्र के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? तो जब कभी किसी व्यक्ति में गुणसूत्री विकृति के कारण 21वें जोड़े कायिक गुणसूत्र, जिसको ऑटोसोम गुणसूत्र भी बोलते हैं, 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हों, क्योंकि हर जोड़े में XX गुणसूत्र होते हैं,
यदि x एक और बढ़ जाए, वो भी किसमें, 21वें जोड़े में, ये वाला 21वां जोड़ा है, इसमें एक x और बढ़ जाए, तब इस प्रकार से जो संलक्षण बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। इसमें 45 और 2 मिला के एक एक्स्ट्रा हो गया, तो कितने होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। तो जो 45 हो गए ये एक्स वाले हो गए, और जो 2 हैं ये लिंग गुणसूत्र हो गए। ऐसे व्यक्ति का जो ललाट होता है चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, हाथ चपटे होते हैं, हथेली भी चपटी होती है, पैर मोटे होते हैं, भद्दे होते हैं, मुंह खुला होता है, नेत्र तिरछा होता है, जिह्वा मोटी होती है, मस्तिष्क असामान्य होता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलियन मूर्ख भी कहा जाता है। इसकी जो है 8 से 12 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखना है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर संलक्षण किसे कहते हैं? ऐसे नर मनुष्यों में एक एक्स गुणसूत्र अधिक पाया जाता है, अर्थात इनमें कुल 47 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 3 लिंग गुणसूत्र हो गए। मतलब इसमें एक एक्स वाई गुणसूत्र होता है तो एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाता है। इस सिंड्रोम वाले मनुष्य में जो है ठिगना होता है, कमज़ोर मस्तिष्क का होता है, शरीर पर कम बाल होते हैं, छोटे स्तन होते हैं, और एक यह बंध नर होता है। तो ये क्लाइनफेल्टर संलक्षण के लक्षण हैं ये। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड क्या है? इसकी खोज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो mRNA में उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम को जो प्रोटीन अणुओं को कोड करते हैं उन्हें अनुवांशिक कोड कहते हैं। तो यही है mRNA का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 जो है न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम होते हैं, वो प्रोटीन के अणुओं को कोड करते हैं, उन्हें अनुवांशिक कोड कहते हैं। सन 1950 में नैरेनबर्ग ने सर्वप्रथम जेनेटिक कोड के ट्रिपलेट को खोजा था। ट्रिपलेट इसलिए बोलते हैं कि ये 3 क्षारों का समूह होता है। इन्होंने एक ऐसे आरएनए का संश्लेषण किया जिसमें यू बेस था, यूरेसिल था। इसे इन्होंने पॉलीयूरेसिल कहा, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ओकाजाकी खंड तथा सतत श्रृंखला या लीडिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं? तो 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ओकाजाकी खंड और लीडिंग स्ट्रैंड। तो इसको दोनों को समझते हैं। सबसे पहले ओकाजाकी खंड देखते हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण के क्रम में हमेशा नए डीएनए अणु का संश्लेषण 5-3 दिशा में होता है। इसके कारण पैतृक डीएनए के 3-5 श्रृंखला पर बार बार आरएनए प्राइमर की मदद से पूरक डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं, उल्टी दिशा में खंड बनते हैं। इन खंडों को ही ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो ये जो ओकाजाकी खंड हैं ये डीएनए के खंड होते हैं, और ये तब बनते हैं जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, उसका प्रतिकृतिकरण होता है। अब सतत श्रृंखला या लीडिंग स्ट्रैंड होती क्या है? डीएनए के टेम्पलेट का प्रथम स्ट्रैंड, माने डीएनए का जो पहला भाग बनता है उसका स्ट्रैंड, उसका टुकड़ा, जिस पर डीएनए का निर्माण सतत रूप से होता रहता है, तो उस पर डीएनए लगातार बढ़ता रहता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को समझते हैं। यदि डीएनए के एक रज्जुक के अनुक्रम निम्नवत लिखे हों, ये 5 से 3 तो पूरक रज्जुक के अनुक्रमों को लिखना है 3 के 5। तो इधर से आपको 2-2 के जोड़े में लिखना है। पहले लिख देना है GC, फिर लिख देना है AT, फिर लिख देना है GC, फिर लिख देना है AT, फिर GC, फिर 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 AT। तो इस तरह से उल्टा आपको लिख देना है 2-2 के जोड़े में। तो ये क्या बन जाएगा? इसका जो है 5-3 दिशा की में पूरक रज्जु कहला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जुक के अनुक्रम को निम्नवत लिया गया है, ये है, तो दूत आरएनए, mRNA को मैसेंजर आरएनए या दूत आरएनए कैसे होंगे? तो पूरा क्रम यही रहेगा, सिर्फ जहाँ पर ये थाइमिन है उसकी जगह पर आपको यू लिखना है, यूरेसिल लिखना है बस। तो जहाँ जहाँ ये टी दिख रहा है वहाँ वहाँ आप क्या कर देंगे? सिर्फ यू लिख देंगे। तो ये जो है mRNA का अनुक्रम मिल जाएगा।
बाकी सारी चीज़ों को उसी तरह से उतार देना है, सिर्फ टी की जगह यू लिखना है। अब यहाँ प्रश्न है वायरस क्या है, जीवन की उत्पत्ति में इसका क्या महत्व है। तो चलिए वायरस को देखते हैं। वायरस क्या है? विषाणु अकोशिकीय, परासूक्ष्मदर्शीय। अकोशिकी का मतलब इसकी कोशिका विकसित नहीं होती है। परासूक्ष्मदर्शी का मतलब ये है कि ये बहुत बहुत छोटा होता है। मात्र प्रोटीन की खोल में स्थित केंद्र की अम्लों से बनी रचनाएं होती हैं, जो केवल जीवित कोशिका में बाहर केवल एक रासायनिक अणु के रूप में रहती हैं। तो यदि जीवित कोशिका के अंदर हैं तो ये गुणन करती हैं, बाहर है तो एक कण की तरह रहती हैं, रासायनिक अणु की तरह रहती हैं, जीवित नहीं रहती। संभवतः ये पृथ्वी के प्रथम जीव हैं, क्योंकि ये जीवन के सरलतम रूप में पाए जाते हैं। अब जीवन की उत्पत्ति में विषाणुओं का महत्व भी बताना है। तो देखिए, विषाणुओं में जीवों तथा निर्जीवों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें जीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। जीवों के समान इनमें वृद्धि होती है, जनन होता है, डीएनए आरएनए तथा उत्परिवर्तन पाया जाता है, जबकि निर्जीवों के समान इनमें जीव द्रव्य पोषण एवं उपापचयी क्रियाओं का अभाव होता है और ये क्रिस्टल रूप में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न है मेटास्टेसिस का क्या मतलब है, इसकी व्याख्या करना है। तो जो अर्बुद कोशिकाएं होती हैं, ट्यूमर की कोशिकाएं होती हैं, सक्रियता से विभाजित होती हैं, माने नई कोशिकाएं बनाते हैं, वर्धित होती हैं, विकसित होती हैं, बड़ी होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषक तत्वों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं। तो ये कोशिकाएं जो सामान्य कोशिका हैं उनको भोजन और पोषक तत्व पाने से रोकती हैं और खुद बढ़ती हैं और उन्हें पोषण के अभाव में रखती हैं। ऐसे अर्बुदों की कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों में पहुंच जाती हैं, जहां ये पहुंचती हैं नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं। इस क्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है। इससे पूरे शरीर में जगह जगह पर अर्बुद बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखना है। तो जन्मजात प्रतिरोधकता, अर्जित प्रतिरोधकता, यह प्रतिरोधकता किसी जीव में जन्म से ही होती है, इसका नाम ही है जन्मजात। तो जन्म से ही जो प्रतिरोधकता होती है वो जन्मजात होती है। यह प्रतिरोधकता जीवों के जीवन काल में विकसित होती है, माने अर्जित की जाती है, इसलिए अर्जित प्रतिरोधकता कहते हैं। यह सक्रिय प्रकार की होती है। यह सक्रिय प्रकार भी हो सकती है और निष्क्रिय प्रकार की भी हो सकती है। अगला प्रश्न है एलर्जन क्या है, एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो चलिए एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जन कहते हैं। तो सीधा हो गया, एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे, एलर्जन। अब एलर्जन जब शरीर में जाता है तो क्या होता है, एलर्जन शरीर में अति संवेदनशीलता उत्पन्न करता है, जिससे बी कोशिकाएं या बीटा भी नाम देते हैं, बीटा कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। किंतु लगातार आक्रमण से कई बार प्रतिरक्षी परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। इस संघर्ष में हिस्टामाइन नामक रसायन शरीर में उत्पन्न होकर एलर्जी उत्पन्न करता है। इससे त्वचा पर खुजली होती है, दरारें पड़ सकती हैं, आँखों से पानी निकल सकता है, हाँफना हो सकता है, छींकना हो सकता है, सूजन आ सकते हैं, आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसी को हम एलर्जी कहने लगते हैं। अगला प्रश्न है इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन जंतु की जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न वे शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी पदार्थ हैं। तो ये विषाणु प्रतिरोधी पदार्थ या प्रोटीन होते हैं जो विषाणु के प्रथम संक्रमण के बाद उत्पन्न होते हैं तथा विषाणु के द्वितीय संक्रमण से जीव की रक्षा करते हैं। तो पहली बार यदि विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ ऐसे प्रोटीन बन जाते हैं जो विषाणुओं से लड़ते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। यदि दोबारा वही विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो वह जो प्रतिरोधी तैयार हुआ है, इंटरफेरॉन तैयार हुआ है, वो उससे हमारी क्या करेगा, विषाणु से रक्षा करेगा। अगला प्रश्न है जीवाणु का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो कृषि क्षेत्र में कैसे उपयोग में आते हैं देखते हैं। ये मृत जीवों का अपघटन करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ये भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण द्वारा इसकी उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करते हैं।
नीले हरे शैवालों का उपयोग उर्वरकों के रूप में, खाद के रूप में किया जाता है। ये पदार्थों के चक्रीयकरण में भाग लेकर भूमि में खनिज लवणों की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। तो इस तरह से जीवाणुओं के उपयोग हैं या कार्य हैं, महत्व भी ये समझ सकते हैं। फिर है ये प्रश्न, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? तो प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल में प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र होता है, मैल होता है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल भी या सीवेज भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं, अर्थात रोग फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार से? इस पर विचार कीजिए। तो हाँ, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, चलिए समझते हैं। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है। वृद्धि तथा उपपचय के दौरान सूक्ष्म जीव विभिन्न किस्मों की गैसीय उत्पाद उत्पन्न करते हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूँकि ये ज्वलनशील होती हैं, अतः इनका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है और ये सूक्ष्म जीवों से ही उत्पन्न हो रही हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का परजीवी विषाणु है। तो यह जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन होता क्या है ये विषाणु? तो बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जो जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है परजीवी के रूप में, जिसका शरीर दो भागों सिर एवं पूंछ का बना होता है। इसके सिर में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। चाहें तो आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। 4 नंबर के जब प्रश्न बताएंगे तो उसमें है छोटे चित्र, पर 2 नंबर में परिभाषा भर लिख दोगे तो चलेगा। अगला प्रश्न है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या है या प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक एंजाइम है जो नाभिकीय अम्लों विशेषकर डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने का कार्य करता है। इसलिए इसको आणविक कैंची भी कहा जाता है। तो इसमें आणविक कैंची चाहो तो जोड़ सकते हो आप। अगला प्रश्न देखते हैं, टीआई प्लाज्मिड क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, अच्छे से याद कर लेना है इसको। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले विशिष्ट प्लाज्मिड, तो इसके अंदर प्लाज्मिड जो पाया जाता है, जो कि द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण पश्चात ट्यूमर निर्माण को अभिप्रेरित करता है, इसे ही हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। फिर अगला प्रश्न ये है, सी डीएनए या हम इसी को क्लोन्ड डीएनए, सी का मतलब क्लोन्ड डीएनए या पूंजीकृत डीएनए से क्या समझते हैं? तो जीवित कोशिकाओं में पुनर्योजित डीएनए के द्विगुणन से प्राप्त प्रतिलिपियों को क्लोन्ड या पूंजीकृत डीएनए कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस क्या है? यह धान की एक किस्म है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बनाया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है जिससे इसका रंग सुनहरा होता है। इसको भी देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। बायोपायरेसी को संक्षिप्त में लिखिए। तो किसी भी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य देश द्वारा देश के जैव संसाधनों जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव या उनसे संबंधित ज्ञान शोध तकनीकी की चोरी करता हो, डकैती करता हो, गैर कानूनी तरीके से दोहन करता हो, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं। फिर प्रश्न है, पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा से या सिर्फ स्पर्धा से क्या आशय है? तो परीक्षा में 2 तरह से आ सकता है। पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा लिख दे, स्पर्धा लिख दे, या सिर्फ स्पर्धा से किसे कहते हैं, तब भी आपको यही लिखना है। और प्रश्न है जैसा उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जीवों के बीच पारिस्थितिक कारकों के दोहन जैसे हवा, पानी, भोजन, आवास आदि के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा को पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं।
अब यहाँ है परजीविता एवं सहजीविता में अंतर लिखिए। ये अलग अलग भी आ जाए 2 नंबर में कि परजीविता क्या है, तब भी इसी से आपको लिखना है। सहजीविता आ जाए तब भी इसी के अंदर से लिखना है। तो चलिए इसके अंदर को देखते हैं, अंतर इसमें समझते हैं। जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तो इसे परजीविता कहते हैं। जब दो जीव एक दूसरे का लाभ उठाते हुए जीवन यापन करते हैं तो इसे सहजीविता कहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को क्या होती है, हानि होती है, क्योंकि जो भी वो खाता है वो सारा पोषण तो वो जीव ले जाता है। इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है क्योंकि एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं कुछ चीज़ों का। इसमें पोषक में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो परजीविता में जो जीवाणु दूसरे से भोजन ग्रहण कर रहा है उसमें रोग उत्पन्न कर सकता है, इसमें रोग उत्पन्न नहीं होता है। जैसे फीता कृमि और मनुष्य है, तो जो फीता कृमि है एक परजीवी है जो मनुष्य के आंत में रह करके भोजन प्राप्त करता है और मनुष्य को रोग फैलाता है, उसको हानि करवाता है। यहाँ पर जो है लाइकेन और शैवाल जो होते हैं ये सहजीवी होते हैं, क्योंकि लाइकेन जो है और शैवाल एक दूसरे के पोषक तत्वों का आदान प्रदान, खनिजों का आदान प्रदान करते रहते हैं। अगला है सहजीविता एवं सहभोजिता में अंतर लिखिए। तो चलिए इसके अंतर को समझते हैं क्या है इसमें। तो सहजीविता वह संबंध है जिसमें दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवित रहते हैं। सहभोजिता वह संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सहजीविता में दोनों जीवों के बीच क्रियात्मक संबंध होता है, इसमें दोनों जीवों के बीच क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। सहजीविता को देखना तो जैसे लाइकेन तथा लिग्मनीसनी कुल के पादपों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु का संबंध जो है सहजीवी है। जैसे लाइकेन और शैवाल का और लिग्मनीसी कुल में जो राइजोबियम पाया जाता है वो सहजीवी कहला गए। सहभोजिता में देखिए आर्किड तथा वृक्षों के संबंध, जैसे हर्मिट क्रैब एवं मोलस्क होते हैं, तो केवल ये अपनी भोजन व्यवस्था बनाते हैं और दूसरे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए वातावरण के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं या पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं। तो हम पहले बात करेंगे अजैविक घटक। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा, तो जैसे प्रकाश है, ताप है तथा रासायनिक पदार्थ हैं, ये अजैविक घटक कहला गए, ऊर्जा का काम करते हैं। दूसरा पदार्थ है, जैसे पानी है, मिट्टी है, लवण है। फिर इसके बाद जो जैविक घटक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसी उत्पादक हरे पौधे हो गए। उपभोक्ता, उपभोक्ता में भी 3 तरह के प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर होते हैं अपघटक, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु और कवक। इस तरह से यहाँ पर जैविक अजैविक घटक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपर्दन खाद्य श्रृंखला को समझाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर चारण खाद्य श्रृंखला समझते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला पादपों से प्रारंभ होकर के छोटे छोटे से जंतुओं से बड़े जंतुओं की ओर चलती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए पौधों से चालू हो गई घास, घास से हो गया खरगोश और खरगोश से जो है ये मोड़ तक पहुँच गया, ये चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यह ऊर्जा के स्रोत हेतु प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण का पर निर्भर रहता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा से ये घास तैयार होगा, घास का 10% ऊर्जा इसमें जाएगा, इसकी 10% ऊर्जा इसमें जाएगी, इस तरह से आगे बढ़ता होता है ये। इसके बाद दूसरा जो खाद्य श्रृंखला है यहाँ पर है अपर्दन खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला मृत जीवों से प्रारंभ होकर के सूक्ष्म जीवों की ओर चलती है। तो मृत जीव जैसे गिरी हुई पत्तियां हैं, मृत जंतु हैं, ये मृत कार्बनिक पदार्थ हो गए और ये कवक जीवाणु इसको खाते हैं और जो है इसके तत्वों को पृथ्वी पर मिलाते हैं। यह ऊर्जा स्रोत हेतु सौर विकिरण पर निर्भर नहीं रहता। तो इस तरह से अपर्दन खाद्य श्रृंखला आपको समझना है। ये मृत जंतुओं से स्टार्ट होकर के सूक्ष्म जीवों की ओर बढ़ती है और ये पेड़ पौधों से तैयार होकर के ये बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है। यहाँ अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर लिखना है। तो पारितंत्र में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संयुक्त पथों को खाद्य जाल कहते हैं।
मतलब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो एक जाल बनता है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह का पथ सरल रेखा होता है और इसमें ऊर्जा प्रवाह का पथ अनियमित होता है। ऊर्जा प्रवाह का पथ एक दिशीय होता है, प्रवाह का पथ जो है कई दिशाओं में होता है। यहाँ अगला प्रश्न है, जैविक विविधता के संरक्षण को समझाइए। जैविक विविधता के कारण सभी जीव भोजन, आवास या पर्यावरण तथा दूसरी उपयोगी वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैविक विविधता को बनाए रखने वाले उपायों को ही जैविक विविधता का संरक्षण कहते हैं। तो जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए जो भी उपाय किए जाएंगे उसे हम कहेंगे जैविक विविधता का संरक्षण। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख रहे हैं, 38 नंबर में है, जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैव विविधता कितने प्रकार की होती है ये हमको समझाना है। तो एक होती है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर होती है जाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरी होती है पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब प्रश्न है, पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण में क्या भूमिका होती है। तो चलिए बात करते हैं पवित्र उपवन ये क्या है। भारत में सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे, उनमें सभी पौधे तथा अन्य जीवों की पूजा की जाती थी। पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाया जाने वाला वन खंड होता है। ये जाति, समुदायों, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये उपवन भारत में कई राज्यों, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि में है। फिर है हमारे पास पारजीनी जीवाणु क्या है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित किया जाता है। तो देखिए हमारे पास कोई बैक्टीरिया या जीवाणु है और हम डीएनए पुनर्योजन तकनीकी से या परिचालन के द्वारा एक बाहरी जीन इसके अंदर डाल देते हैं जो अपने लक्षणों को व्यक्त भी करता है। इसे पारजीनी जीवाणु कहते हैं। जैसे ये इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई शॉर्ट में लिख सकते हैं, यदि इतना बड़ा नहीं लिखना है, कि प्लाज्मिड में डीएनए अनुक्रमों को प्रवेश करा करके इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से हम नया डीएनए या जीन डाल देते हैं किसी जीवाणु में, तो इसे पारजीनी जीवाणु कहते हैं। तो इस तरह से ये 2 अंक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहले इनको आप अच्छे से तैयार कर लें और समय बचे तो आप अन्य प्रश्नों को भी देख सकते हैं। थैंक यू।